फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विधि पर। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट थर्ड बीएड फर्स्ट ईयर वालों की क्लास इम्पोर्टेंट है और ये आपकी शाम 6 बजे होती है। आज क्या क्या जानेंगे हम इस क्लास में? शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, आवश्यकता एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इसके अर्थ एवं आवश्यकताएं समझाइए, इसके विभिन्न प्रकारों की विशेष का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ये प्रीवियस ईयर 2023 में भी पूछा गया है, 2018 में भी, और काफी बार ये आपका रिपीटिव क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कक्ष में शिक्षक एवं छात्र के मध्य उचित पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन हो, जिसके द्वारा प्रभावी अधिगम यानी कि इफेक्टिव लर्निंग की प्राप्ति की जा सके। अधिगम होता है आपका सीखना, लर्निंग। गृह विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री टीचिंग एड्स के उचित एवं निर्देशित प्रयोग द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। छात्रों में अध्ययन रुचि उत्पन्न करने के लिए व ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः वे साधन जो अध्यापक के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं, सहायक साधन या शिक्षक सहायक सामग्री कहलाते हैं। इसको श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक द्वारा कक्ष में शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करने में छात्र अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने को प्रेरित होते हैं। फलतः अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों में अधिक समय स्थायी रहता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला कि चित्रों, मॉडलों, चार्टों आदि के द्वारा प्रदर्शित प्रत्ययों, परिभाषाओं, संबंधी सूत्रों आदि को देखकर बालक आपस में तर्क वितर्क करते हैं। शिक्षक तथा शिक्षण विधियों की सफलता भी उपयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री के समुचित उपयोग पर निर्भर करती है। एक दृष्टि से हमारी ज्ञानेंद्रियों की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी कहा जाता है कि ज्ञानेंद्रियां या इंद्रियां ज्ञान प्राप्त हेतु सिंह द्वार होती हैं। Our senses are the gateway to acquire knowledge। देखिए क्या होता है, जब एक टीचर को अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाना होता है तो केवल वो सिर्फ उसे ब्लैक बोर्ड या बुक से ही नहीं पढ़ाता, बल्कि क्लास में आपकी चार्ट पेपर लगाए जाते हैं, आपको प्रेजेंटेशंस के द्वारा समझाया जाता है आज के समय में, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। आपको बोला जाता है कि आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगर काफ़ी चीज़ों से रिलेट करके आपको एक टॉपिक को सिखाया जाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। ब्लैक बोर्ड लेंगे, आपको चौक की आवश्यकता होगी, उसमें आपको चौक से लिखकर बताएंगे, आपको कोई चित्र बनाकर दिखाएंगे, चित्र के द्वारा समझाएंगे। जब कोई चीज़ हम चित्र के द्वारा और सुनकर करते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाती है। इस तरीके से हमारी सहायक सामग्रियाँ इम्पॉर्टेंट होती हैं। जानते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ध्यान से देखिएगा। डेंटिसी की क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री एक ऐसी सामग्री है जो कक्ष में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझने में लाभ पहुंचाती है। सेकंड है, श्रव्य दृश्य सामग्री वे संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बल प्रदान करती हैं। ये कहते हैं आपके बर्टन। एडगर डेल क्या कहते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षणों व परिशिक्षणों स्थितियों में व्यक्तियों एवं समूहों को
विचारों के संचार में सहायता मिलती है। इन्हें बहुसंवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपकी शिक्षा की गुड की डिक्शनरी, उनके द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है। श्रव्य दृश्य सहायक वे हैं जिनके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को श्रव्य इंद्रियों दृश्य इंद्रियों के द्वारा प्रोत्साहित किया या लाया जा सकता है। जैसे कि विद एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कुछ हमारी इंद्रिय, जैसे श्रव्य इंद्रिय हो गई हमारे कान, और आपकी दृश्य में आईज आ गई। आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी क्या सीख सकते हैं। अब बात करते हैं हमें आवश्यकता क्या है इसकी। शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता, नीड ऑफ टीचिंग एड्स। निम्नलिखित पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग का अवसर प्राप्त होता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शिक्षण अधिगम में जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां उतनी ही अधिक प्रभावशाली, रुचिकर एवं वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होंगी। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के प्रयोग से चक्षुन्द्रिय तथा श्रवणेन्द्रिय दोनों इंद्रियों के प्रयोग का एक साथ अवसर प्राप्त होता है। जैसे शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों केवल मौखिक विधि की अपेक्षा अधिक सरल, सहज, रुचिकर एवं बोधगम्य बन जाती हैं। सेकंड पॉइंट होता है आपका, ध्यान आकर्षित करने एवं एकाग्रता के लिए उपयोगी। जो आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री है वो आपका ध्यान एक जगह ही बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं। छात्रों का एक ही तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका चित्र हो गया, रेखा चित्र, मानचित्र, ग्लोब, श्यामपट कहते हैं आपके ब्लैक बोर्ड को, मॉडल यथार्थ वस्तुएं, टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, वीसीआर, एलसीडी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न कराता है। जिज्ञासा ज्ञान की जननी है, जिसके फलस्वरूप छात्रों का ध्यान नवीन विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होता है और वे एकाग्रता के साथ प्रस्तुत नवीन ज्ञान का सरल, सहज एवं रुचिकर ढंग से श्रवण मनन करके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, रोचकता एवं मनोरंजन के लिए उपयोगी। मौखिक शिक्षण लगातार होते रहने से शिक्षण कार्य की रोचकता खत्म हो जाती है। छात्रों में निरस्ता का भाव नवीन विषय वस्तु के प्रति बनता है। लेकिन जब शिक्षण कार्य में कक्ष उपयोगी सहायक सामग्री का प्रयोग श्रव्य दृश्य सामग्री में किया जाता है तो शिक्षण कार्य में रोचकता एवं मनोरंजन के गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, यह देखिए फोर्थ पॉइंट आपका, स्थूल एवं प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी। किसी नवीन ज्ञान का शिक्षण जब केवल मौखिक रूप से किया जाता है तो उतना ही अधिक छात्रों में मनोमस्तिष्क में प्रभाव नहीं डालता है जितना अधिक शिक्षण कार्य स्थूल एवं प्रत्यक्ष एक सेकेंड गाइस एवं प्रत्यक्ष सहायक सामग्रियों की सहायता से किया जाता है तथा शुष्क सेल को लेकर शुष्क सेल का शिक्षण करना प्रस्तुतिकरण को सरल, रोचक एवं बोधगम्य बना देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट आपका, शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य हेतु उपयोगी। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षक नीरस जटिल तथ्यों को भी सरस तथा सरल बनाकर प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों में इंटरेस्ट आ जाता है काफ़ी, और इस प्रकार की सहायक सामग्री शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपको समझ आया कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने इसमें? फर्स्ट पढ़ा हमने क्यों आवश्यकता है हमें, एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे,
रुचि पैदा करते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। सेकंड पॉइंट पर हमने ध्यान आकर्षित करने के लिए हम क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं? टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, वीसीआर, एलसीडी, हेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। ठीक है, आपका ब्लैक बोर्ड मॉडल, बहुत सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा रोचकता एवं मनोरंजन के लिए उपयोगी। रोचकता और मनोरंजन के लिए उपयोगी क्या क्या चीजें है उसके बारे में हमने पढ़ लिया अच्छे से। और आपका फोर्थ पॉइंट था स्थूल एवं प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए उपयोगी। फिफ्थ पॉइंट था आपका शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य हेतु उपयोगी। जब शिक्षक शिक्षण करता है तो उसके लिए उसे जो कोई कठिन टॉपिक होता है इन सब चीज़ों के द्वारा वो भी इजी टॉपिक बन जाता है। जब आप पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम बच्चों को न्यू चीज़ें सिखा सकते हैं। अब बात करते हैं हम शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है श्रव्य सहायक शिक्षण सामग्री, ऑडियो टीचिंग एड्स। इसमें आ गया आपका फर्स्ट रेडियो। रेडियो का जन्म, इसकी तो कहानी हो गई एक, देखिए पढ़ते हैं हम। रेडियो का जन्म की कहानी सन 1885 ईस्वी में आरंभ हुई। आधुनिक जीवन में रेडियो का विकास इतना अधिक हो गया है कि अब हमारे लिए आवश्यकता की ही वस्तु बन गया। रेडियो द्वारा दूर दूर रहने वाले बालकों को एक ही साथ आधुनिकतम घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे बालकों में नई नई बातें सीखने की उत्सुकता उत्पन्न होती है। रेडियो द्वारा बालकों को उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में अनेक वार्ताएं तथा भाषण सुनने को मिलते हैं। इसमें उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन। ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन भी रेडियो की भांति शिक्षण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ग्रामोफोन द्वारा बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है तथा लिंगोफोन द्वारा बालकों के उच्चारण शुद्ध करके भाषा की शिक्षा दी जाती है। अतः शिक्षक को उक्त दोनों उपकरणों का शिक्षण के समय आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि आधुनिक शिक्षा में ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन का प्रयोग काफी बढ़ता जा रहा है और फिर भी यह दोनों उपकरण शिक्षक का स्थान किसी भी दशा में नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह इन उपकरणों का उपयोग करने के पश्चात बालकों के सामने विषय का स्पष्टीकरण अवश्य कर दे। इससे वे ज्ञान को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेंगे। देखिए कितना भी हमारा आज इंडिया डिजिटल बनता जा रहा है, पर यह सत्य है एक टीचर की जगह कभी आपका फोन नहीं ले पाएगा। एक टीचर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स के बाद। चलिए पढ़ते हैं आगे। विजुअल टीचिंग एड्स, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स वास्तविक पदार्थों तथा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध न हो अथवा इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना ही संभव न हो। उदाहरण के लिए हाथी, घोड़े, रेल का इंजन, पानी का जहाज आदि इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अतः बालकों को उक्त सभी का ज्ञान देने के लिए उनके नमूने दिखाए जाते हैं। स्मरण रहे कि नमूने बड़े अथवा छोटे वास्तविक पदार्थों में मिलते जुलते होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नमूने वास्तविक पदार्थों में भी अच्छे होते हैं। इसका कारण यह है कि इन्हें ठीक प्रकार से देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि यदि नमूनों में वास्तविक पदार्थों के विविध रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे तो वे बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करते हुए शिक्षक के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, अन्यथा नहीं। इस दृष्टि से नमूनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि
इनकी सहायता से बालकों को ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक सभी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। अतः बालकों को जो भी नमूने दिए जाएं, वे अत्यंत आकर्षक होने चाहिए। चूंकि नमूने लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। बालकों को जो भी नमूने दिए जाएं, वे अत्यंत आकर्षक होने चाहिए। चूंकि नमूनों में लंबाई, मोटाई, चौड़ाई ये आपने पढ़ लिया, इसलिए ये चित्रों की अपेक्षा अधिक लाभदायक होते हैं। इस दृष्टि से यदि शिक्षक को किसी कारण से बनाए नमूने न मिल सके तो उसका निर्माण स्वयं करना चाहिए। साथ ही उनका प्रयोग करते समय बालकों को वास्तविक पदार्थों के आकार का बोध करा देना चाहिए। इससे उनका वास्तविक पदार्थों के प्रति गलत धारणाएं नहीं बनेंगी। बात करते हैं मानचित्र की, मैप्स की। मानचित्र का उपयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा भौगोलिक तथ्यों के स्थानों के अध्ययन करने के लिए परम आवश्यक है। यूं तो मानचित्र बने बनाए ही बाजार में मिल जाते हैं, पर अच्छा यही है कि शिक्षक मानचित्रों को स्वयं ही बनाए और उनमें केवल उन्हीं बातों को सुंदर ढंग से अंकित करे जिनकी नितांत आवश्यकता हो। स्मरण रहे कि शिक्षक को मानचित्रों के ऊपर उनका नाम, शीर्षक, दिशा तथा संकेत आदि अवश्य लिखना चाहिए तथा उनमें रंगों का प्रयोग कल्पना, अनुभव तथा कल्पनात्मक भाव से करना चाहिए। अन्यथा मानचित्र भद्दे, भोंडे तथा व्यर्थ हो जाएंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। थर्ड है ग्राफ्स। ग्राफ का अपना निजी महत्व होता है। ग्राफ के प्रयोग से बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। ग्राफ की सहायता से भूगोल के पाठ में जलवायु, उपज तथा संख्या आदि का ज्ञान दिया जा सकता है तथा इतिहास के शिक्षण में इसका प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम की प्रगति तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक विकास की प्रगति का ज्ञान देने के लिए किया जाता है। आप पढ़िएगा इसको अच्छे से। ये दोबारा आगे यहाँ पे कोई नहीं, इसका तो सेकंड पॉइंट ही गायब है। ये आपका सेकंड है यहाँ, इसे दूरदर्शन को आप सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड नहीं है ये। चलचित्र अथवा सिनेमा। चलचित्र अथवा सिनेमा एक मूक चित्र का दूसरा रूप है। इसमें मूक चित्र की भांति क्रियाएं भी दिखाई जाती हैं, साथ ही ध्वनि की व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार चलचित्र अथवा सिनेमा 20वीं शताब्दी की शिक्षा का सस्त, सुलभ एवं यंत्रीकृत महत्वपूर्ण साधन है। इसका प्रयोग रेडियो और टेलीविजन से अधिक प्रभावशाली होता है तथा इसके अनेक लाभ हैं। जैसे चलचित्र द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इसमें देखने तथा सुनने की 2 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। सेकंड क्या लाभ है इसका? चलचित्र औद्योगिक तथ्यों तथा उनके प्रभावों एवं ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधानों का साक्षात्कार करने में सहायता करता है। थर्ड है आपका लाभ। चलचित्र द्वारा बालकों को विभिन्न देशों की परिस्थितियों तथा मानव और उसके कार्यकलापों का ज्ञान सरलतापूर्वक करा दिया जाता है। दूरदर्शन की बात करें, टेलीविजन की। टेलीविजन भी रेडियो की भांति 20वीं शताब्दी का वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रेडियो द्वारा तो हम उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्रियों तथा कलाकारों की केवल वाणी ही सुन सकते हैं, परंतु टेलीविजन पर उन सब की शक्लें तथा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी देख सकते हैं। टीवी में भी आपके जो है आंखें और कान दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो गाइस अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कल शिक्षण में प्रयुक्त हार्डवेयर उपागम से आप क्या समझते हैं, इस श्रेणी के महत्वपूर्ण सहायक साधनों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्डवेयर अप्रोच एज यूज्ड इन टीचिंग? डिस्क्राइब few important aids of this category. थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहेंगे।